हाय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज मुझे आप लोगों से पूछूंगा, कितने दिन आप लोग यूं ही मोबाइल का पिछला कवर खोलना, कीबोर्ड चेंज करना, चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना और डिस्प्ले चेंज करना, इतने में कितने कमा लोगे। ये जो जमाना हुआ है, यहाँ पर महीने में कम से कम 50,000 अगर आप इनकम नहीं करोगे तो गुजारा चलाना मुश्किल है। अब भी वक्त है, क्लास ज्वाइन करो, अपने आप को अपग्रेड करो, एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनो। मेरे क्लास में आओ, मैं वो सारे टेक्निक, वो सारी छोटी छोटी बातें, बेसिक कंपोनेंट से लेकर एडवांस हार्डवेयर तक, बेसिक सॉफ्टवेयर से लेकर एडवांस सॉफ्टवेयर तक, मैं सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोगों को समझा। अगर सही मायने में कुछ करना चाहते हो तो कुछ पैसों के चक्कर में अपने आप को पीछे मत रहने दो, आगे बढ़ो। मैं आप लोगों को वो प्रायोरिटी देता हूँ। आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन करो। एक मोबाइल का पूरी तरह से कैसे पोस्टमार्टम किया जाता है, कहाँ से कौन सा फॉल्ट बनता है, किस कंपोनेंट के वजह से ये फॉल्ट बनता है, वो कंपोनेंट का काम क्या है, उसकी अंदरूनी बनावट क्या है, अगर वो कंपोनेंट नहीं मिलता है तो उसके जगह में कौन सा कंपोनेंट लगा के हम उस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये सारा चीज मैं अपने क्लास में एक एक करके बता रहा हूँ। तो एक काम करो, अगले 15 तारीख को मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके मुझसे संपर्क करो, क्लास की जानकारी लो, फीस की जानकारी लो, क्लास का ड्यूरेशन की जानकारी लो और अपने आप को अपग्रेड करो और दुनिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करो। कम से कम महीने में 50,000 से ऊपर कमाने का तरीका सीख जाओ। तुम अपने काम को बाहर लेके जाते हो, ये सोचो कि बाहर का दुकानी कैसे तुम्हारे पास काम लेके आए। तो ये सब कुछ संभव है अगर आप लोग मेरा क्लास को चयन करोगे और पूरी तरह से कंसंट्रेट करके अपने दिमाग को लगा के मेरे क्लास को पढ़ोगे, तो सीखोगे, वीडियो को देखोगे, समझोगे, तभी जाके ये मुमकिन है। अगर मैं बोल दूं कि आप मेरे क्लास ज्वाइन करो, आप जीरो से हीरो बन जाओगे, ये तो होने से रहा। अगर आप चाहोगे तभी जाके आप जीरो से हीरो बन सकते हो। मैं बस उसमें से तुम्हें इतना मदद कर दूंगा कि कैसे तुम्हें जीरो से हीरो बनना है। ये सारा कुछ सुधार मदार आप लोगों पे होता है। मैं ज्यादा आज कुछ कहने वाला नहीं हूँ। मैं आज ऑडियो सेक्शन के ऊपर एक क्लास आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप लोग पूरी दिल से इस ऑडियो सेक्शन को एक सेकंड का स्किप किए बगैर देखो। मैं दावा तो नहीं करता हूं लेकिन वादा करता हूं, अगर आपने सही से इस ऑडियो को देखा, चाहे कोई भी ऑडियो सेक्शन में प्रॉब्लम आपके मोबाइल में आ जाए, आप किसी से पूछे बगैर अपना ऑडियो सेक्शन को काम कर लो। हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार पति हूँ, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है। पिछले 3 सालों से मैं कई स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, कई स्टूडेंट मेरे पास से पढ़ के मेरे ही साथ जुड़े हुए हैं और मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है एसआर मोबाइल
एंड टेली कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर है। अगर आप सच में सोच रहे हो कि हाँ हम गुरु जी के पास जाएंगे, क्लास करेंगे, तो जिंदगी में हम आगे बढ़ पाएंगे, तो कृपया मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप या डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करके क्लास की पूरी जानकारी ले सकते। शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आओ आगे इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। थैंक्स। किसी भी मोबाइल में दो तरह का ऑडियो होता है। एक को हम लोग रिसीवर कहते हैं, दूसरे को हम रिंगर कहते हैं, और तीसरे को हम माइक कहते हैं। एक को रिसीवर कहते हैं, दूसरे को रिंगर कहते हैं, तीसरे को माइक कहते हैं। रिसीवर यानी कि जो हल्की आवाज में हम कान में सुनते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में तुम लोग ईयर स्पीकर कहते हो। और रिंगर, जिसको लोकल लैंग्वेज में तुम लोग लाउड स्पीकर कहते हो, जो कि रिंग आते वक्त तेज आवाज में बजता है, वो रिंगर है। और तीसरा है हमारा वॉइस को डिजिटल में कन्वर्ट करके शब्द तरंग में परिवर्तन करने का जो काम करता है, उसको हम लोग माइक कहते हैं। तो ये तीनों सिस्टम हमारा ऑडियो सेक्शन में होता है। अगर हम माइक की बात करें, तो माइक जो है हमारा सीडीसी सेक्शन से, यानी कि पावर आईसी में हमने जो चार सेक्शन पढ़े थे, बस कंट्रोल सेक्शन, एलडीओ सेक्शन, हाउसकीपिंग सेक्शन और सीडीसी सेक्शन यानी कि ऑडियो कोडेक सेक्शन, उस सेक्शन से डायरेक्ट आउट होता है। और बचा जो रिसीवर और रिंगर, ये दोनों के लिए पावर आईसी के अलावा और एक छोटा सा आईसी का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग ऑडियो पीए यानी कि ऑडियो पावर एम्पलीफायर कहते हैं। इसको ऑडियो पीए कहने का मतलब ये है कि रिसीवर के बाद वही आवाज जब हमें तेज रफ्तार में और तेज आवाज में चाहिए होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है। जब तक वो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई नहीं होगा, तब तक हमें वो आवाज तेज नहीं सुनाई देगा। इसीलिए ऑडियो सेक्शन में एक छोटा सा अलग से आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग ऑडियो पीए कहते हैं। जैसे कि बोर्नियो का क्लास जब से हम लोगों ने शुरू किया है, तब से हमने देखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो, उस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होता है। किसी में सिर्फ पावर लाइंस जरूरत होता है, किसी में पावर लाइंस के साथ डिजिटल लाइन की भी जरूरत होता है, किसी में पावर लाइन डिजिटल लाइन के साथ प्रोटोकॉल की भी जरूरत होता है, और किसी में पावर लाइन डिजिटल लाइन के साथ साथ क्लॉक और कमांड लाइन की भी जरूरत होता है। तो उसी हिसाब से इस मोबाइल के अंदर जो ऑडियो पीए लगा है, उसका नंबर है AW87519, AW87519। इस आईसी में अगर हम गौर से देखें, कुल मिला के इसमें 18 पिन है। इसमें 18 पिन है। तो
ये एक पेन टाइप आईसी है, ना कि वीजीए टाइप। पेन टाइप आईसी में बाहर की तरफ लेग्स होते हैं, जहां पर हम लोग आईसी को उतारे बगैर उसको चेक कर सकते हैं। अब ये जो ऑडियो आईसी है, इसका रिक्वायरमेंट्स को जरा हम देख लेते हैं। इसका रिक्वायरमेंट्स को हम लोग देख, सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं एक लाइन 3 नंबर बॉल पे आता है, जिसका नाम है वीडीडी। और ये मेन प्राइमरी वोल्टेज है, और ये वी सिस्टम से, यानी कि मेन पावर रेल से ये वोल्टेज निकल के इस आईसी के अंदर आ रहा है। जैसे कि इस आईसी का नाम ऑडियो पीए यानी कि पावर एम्पलीफायर है, तो ऑब्वियसली इसको एक एडाप्टिव पावर की जरूरत होता है। इसको एक एडाप्टिव पावर की जरूरत होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग साउंड को कम या ज्यादा करेंगे, तो हमारा वोल्टेज लेवल उसी हिसाब से कम या ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो जब हम तेज आवाज में किसी चीज को बजाएंगे, तो वो आवाज बढ़ेगा नहीं, आवाज नॉर्मल रहेगा। साथ ही साथ उस आवाज में डिस्टोरेशन पैदा होगा। अगर किसी सेमीकंडक्टर चिप में हमें एडाप्टिव वोल्टेज चाहिए, वो भी हाई एम्पियर का, तो उसमें हमें एक इंडक्टर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इसलिए इस ऑडियो पीए में 18 नंबर पिन पे और 3 नंबर पिन के बीच में एक इंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वैल्यू है 1 माइक्रो हेनरी। जैसे कि हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़े थे, तो हमने तुम्हें कहा था कि 4.7 माइक्रो हेनरी से नीचे और 4.7 माइक्रो हेनरी से ऊपर अगर हम इंडक्टर की बात करें, तो नीचे जो हुआ वो बक हुआ, और ऊपर जो हुआ वो बूस्ट हुआ। यूं ऐसे मान के चलो, अगर 4 हेनरी के ऊपर किसी इंडक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो वोल्टेज को बढ़ाने का और एम्पियर को घटाने का काम करता है। और 4 हेनरी से नीचे 0.24 हेनरी तक जो भी इंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सोर्स वोल्टेज से कम वोल्टेज पैदा करता है, और जितना वोल्टेज कम करता है उसी हिसाब से ये एम्पियर को भी रेज कर देता है। यहां तक कोई सवाल है? नहीं, 3 नंबर पिन पे बी सिस्टम मिलेगा, फिर 18 पे भी बी सिस्टम मिलेगा। 18 पे भी सिस्टम नहीं मिलेगा, 18 पे स्विचिंग वोल्टेज मिलेगा। डिफॉल्ट जब बैटरी लगा के चेक करेंगे, इंडक्टर है तो वो डिफॉल्ट मतलब जो बैटरी लगा के चेक करेंगे वहां पे, तो वहां पे वो सिस्टम वाला ही वोल्टेज तो मिलेगा वहां पे। 18 पे स्विचिंग तो जब वो ऑपरेशन उसका चालू होगा तब स्विचिंग करके वो देगा। बिल्कुल। जैसे कि इंडक्टर क्लास में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, एन इंडक्टर इज अपोजेस टू चेंज इन करंट। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एन इंडक्टर इज अपोजेस टू चेंज इन करंट। करंट में परिवर्तन को इंडक्टर विरोध करता है, ये तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी। और परिवर्तन करंट कौन होता है, एसी या डीसी? एसी। तो जब तक एसी नहीं मिलेगा, तब तक क्या ये विरोध करेगा? नहीं। तो बी सिस्टम एसी है या डीसी है? डीसी। तो ये विरोध नहीं करेगा ना। तो ये बी सिस्टम का वोल्टेज जब तक स्विचिंग नहीं होगा, तो ये वोल्टेज इस इंडक्टर से गुजर के 18 नंबर पिन पे तुम्हें शो करेगा ना। जी।
लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑडियो सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो अगर ऑडियो सेक्शन जब चालू होता है, कंटिन्यू इन फंक्शन, तो उसके बाद क्या होता है, स्विचिंग प्रक्रिया शुरू होता है ना। हाँ जी। जब स्विचिंग प्रक्रिया शुरू होता है, वही फॉर्मूला को तुम अपनाओ। वी सिस्टम पहले से पॉजिटिव मौजूद है, और अगर स्विचिंग में नेगेटिव वोल्टेज इस इंडक्टर को मिलेगा, तभी ये इंडक्टेंस शुरू करेगा ना, उससे पहले तो वो इंडक्टेंस शुरू नहीं करेगा ना। जी। इसलिए जब यहाँ स्विचिंग होता है, तो स्विचिंग के माध्यम से कभी ये प्लस प्रोड्यूस करता है, ये ऑन होता है, कभी ये माइनस प्रोड्यूस करता है, कभी ये ऑफ होता है। तो इसी तरह प्लस और माइनस जब दोनों प्रोड्यूस होके इस इंडक्टर के पास पहुंचते हैं, बाएं तरफ तुम्हारा प्लस है, दाहिने तरफ अगर माइनस मिला, तो इंडक्टेंस चालू हुआ, और इंडक्टेंस जब चालू होता है, तब ये कॉइल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में अपने अंदर स्टोर करता है। जब इंडक्टर स्विचिंग ऑफ हो जाता है, तो स्टोर किया गया करंट को वापस उस रास्ते में सर्किट को भेज देता है। यहां तक क्लियर है क्या, या नहीं समझ में आया, सर। या फिर एक बार हेलो सर। हाँ बोल। हेलो सर। सर, बोल। जो 17 17 नंबर पे लगा है, जो जो एक कैप लगा है 22 नैनो फैराड का, ये हाँ, बूस्ट कैप के लिए लगा है। इसके लिए क्या होगा, मतलब अगर कुछ। हम वहां आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट करके आएंगे, क्योंकि अगर उसको हमने पहले समझ लिया, तो इस आईसी को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। वहां तो हम बिल्कुल आएंगे, और वहां पर लिखा भी है, वीवीएसटी लिखा है ना, उस कैपेसिटर में क्या लिखा है, वीवीएसटी लिखा है ना। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सर वीवीएसटी, जैसे वो चार्जिंग के लिए लगा, जैसे चार्जिंग वाला सिस्टम ही है ये भी अरे बूस्ट कैप। चार्जिंग मत कहो यार, चार्जिंग मत कहो, चार्जिंग कहने से खराब लगता है। वहां पर नहीं। से वो इंडक्टर का स्विचिंग को, वहां पर जैसे वो इंडक्टर का स्विचिंग को राइज फॉल में तब्दील करता है, उसी तरह यहां पर भी इस इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी को ये राइज फॉल में तब्दील करता है। जब राइज फॉल में तब्दील करता है, तभी जाके इंडक्टर स्टोर एंड रिलीज करता है, वरना ये पूरा स्टोर भी नहीं कर पाएगा, और रिलीज तो पूरा कर देगा। हमें चाहिए 5 एम्पियर। अगर इसका राइज को हमने गिरा दिया, 50-50 कर दिया, तो 5 एम्पियर तक जब ये स्टोरेज करेगा, तब तक हमें 90% की राइज चाहिए, और हमने 50% दिया, तो इसमें जो करंट स्टोर होगा वो 2.5 एम्पियर 3 एम्पियर होगा। और 2.5 एम्पियर 3 एम्पियर हुआ, तो हमारा सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए जहां भी इंडक्टेंस किया जाता है, अगर वो एडप्टिव है, तो उसमें हमें एक बीटीएसटी, यानी कि बूट स्ट्रैप कैपेसिटर, यानी कि बूट कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बूट कैपेसिटर का काम होता है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके इंडक्टर के माध्यम से करंट को कंट्रोल करना। समझ में आया, समझ में आया। हाँ जी सर। तो जैसे सुबोध क्वेश्चन करता है ना, उसी तरह करो, तब क्लास में तुम्हें मजा आएगा। सुबोध कहा हमने 3 नंबर 18 नंबर पे कहा, तो सुबोध ने 3 नंबर 18 नंबर पे ही क्वेश्चन किया। समझ में आया ना। तो इस तरह अगर करोगे क्वेश्चन, तो तुम्हें समझने में भी आसानी होगा, और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। नहीं तो तुम जहां से पूछोगे जवाब, तो मैं तुम्हें वहीं से भी दे दूंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो मिस्टर सुबोध कुमार शर्मा, अब मुझे जी। बताओ, ये इंडक्टर कैसे काम कर रहा है।
ये इंडक्टर जो इसमें 318 पे लगा है। हम्म। अभी देखो, इसको थोड़ा हम आगे जाके क्लैरिटी करेंगे, अभी क्लैरिटी नहीं करेंगे। अभी क्लैरिटी करने में मजा नहीं आएगा। चलो, हमने रिक्वायरमेंट को देख रहे थे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा 3 नंबर और 18 नंबर, ये दोनों लाइन हमारा हो गया एक मेन प्राइमरी लाइन, और दूसरा हो गया स्विचिंग लाइन। इतना मिलने पर तो स्विचिंग नहीं होगा ना, इसको ग्राउंड भी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको ग्राउंड भी चाहिए ना, क्या पंकज? खाली एक, हाँ जी सर। अभी हाँ एक जी, हाँ जी। बल्ब को अगर तुम्हें जलाना हो, तो क्या तुम खाली फेज दे के उसको जला दोगे बिना न्यूट्रल के? नहीं जलेगा ना। तो उसी तरह इसको ग्राउंड भी चाहिए, इसको ग्राउंड चाहिए। और यहाँ पर पी ग्राउंड, टेस्ट और ग्राउंड, ये सारे ग्राउंड होते हैं। जो टेस्ट होता है ये सिस्टम फैक्ट्री के लिए होता है। बाकी जो 2 ग्राउंड होता है और 2 पी ग्राउंड होता है, ये दोनों क्या है, एक होता है कॉमन ग्राउंड जो कि जीएनडी लिखा है, और जो पी ग्राउंड होता है वो पावर ग्राउंड होता है, यानी कि नॉइज फ्री, हैसल फ्री ग्राउंड। कभी कभी ग्राउंड अनेक तरह का कंपोनेंट से जुड़ा होने के कारण इस ग्राउंड में नॉइज आता है, इस ग्राउंड में वाइब्रेशन होता है, इस ग्राउंड में तरह तरह का अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल के आते हैं। तो इस तरह का ग्राउंड अगर ऑडियो सेक्शन को मिला, तो ऑडियो सेक्शन में डिस्टोर्शन पैदा होता है। इसीलिए ऑडियो सेक्शन डिमांड क्या करता है, ना मुझे एक क्लीन, हासल फ्री, नॉन, यानी कि किसी मिलावटी ग्राउंड नहीं, एकदम प्योर ग्राउंड चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा 3 नंबर पर मेन सप्लाई कर दिया हमने, 3 नंबर पर हमने मेन सप्लाई कर दिया, मेन सप्लाई के बाद 18 नंबर में इसको स्विचिंग करवा दिया। अब यहाँ पर हमने ग्राउंड ले लिया। अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ, क्या ये आईसी अभी जिंदा हो गया या जिंदा हुआ नहीं? अभी तक ये आईसी जिंदा हुआ है या जिंदा नहीं हुआ है? बोलो। अभी कहाँ हुआ? अभी जिंदा अभी हो गया, अभी जिंदा हो गया, यानी कि ये गहरी नींद में सोया था, अब ये जग गया, अब ये जग गया। कहाँ जा रही? अब ये जग गया, तो अब पानी ये बोतल। पूछ रहा है, मुझे किस लिए तुमने जगाया? अब ये क्या पूछ रहा है, मुझे तुमने किस लिए जगाया? किसको पूछेगा ये, किसको पूछेगा? अगर तुम्हारे घर में 500 नौकर है और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध शर्मा तुम खुद हो, तो 500 से 370 नंबर को कोई काम करना है, क्या वो जाके तुम्हारे बेटी से पूछेगा या मम्मी से पूछेगा या पड़ोस में पूछेगा या तुम्हें आके पूछेगा? हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ, होस्ट। कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, होस्ट में है। होस्ट। तो ये होस्ट को सवाल करेगा कि मैं तो सोया था, तुमने मुझे जगा दिया, मुझे क्यों जगाया, वो बात तो बोलो। तो इसलिए इसके बाद 9 नंबर और 10 नंबर के माध्यम से ये आईसी कम्युनिकेट करेगा होस्ट के साथ, ये आईसी कम्युनिकेट करेगा होस्ट के साथ। जब होस्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो होस्ट इसको बोलेगा कि एक काम हेलो। करो, कि यहाँ पर जो कमजोर ऑडियो सिग्नल है, उस कमजोर ऑडियो सिग्नल को तुम ताकतवर ऑडियो सिग्नल में बनाओ। पंकज दिमाग में आया?
गुरुजी ये जो हाँ जी। सीरियल डाटा है हमारा, हम्म तो जैसे ये सीपीयू से आ रहा है, हम्म ठीक है, सीपीयू से तो यही जैसे हमने सीपीयू से और ऑडियो पीए निकाल के, हाँ ऑडियो पीए निकाल के सीपीयू से दोनों जीआर ले लिए, तो इसका मतलब क्या ये फिक्स हो गया कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों तरफ से होता है इसमें, हम्म वो सीपीयू से और पीए से दोनों का मतलब संपर्क सही है? हम्म जैसे हमारा होस्ट लगा हुआ है, हमने पीए को हटाया और सीरियल डाटा एचसीएल एसडीए का हमने जीआर ले लिया, तो हम्म हम श्योर हो गए कि इधर से भी सप्लाई ओके है, क्योंकि रिस्पॉन्स तो पीए भी करेगा होस्ट को। अबे तुमने ये बात को ध्यान नहीं रखा। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो कमांड देता है, वो कमांड देता है, कमांड रिसीव नहीं करता है, रिक्वेस्ट रिसीव करता है। तो कम्युनिकेशन में दो तरह होता है, एक होता है कमांड और एक होता है एक्नॉलेजमेंट डाटा। कमांड सीपीयू के तरफ से आएगा पीए को, पीए से एक्नॉलेजमेंट डाटा यानी कि रिक्वेस्ट डाटा जाएगा सीपीयू को। इसीलिए एसडीए जो होता है, सीरियल डाटा जो होता है, वो बाइनोमियल होता, मतलब बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ को होता है। जिस रास्ते में इसका संवाद आएगा उसी रास्ते में इसका उत्तर भी सीपीयू के पास जाएगा। और यहाँ पर जो एससीएल है, सीरियल क्लॉक है, ये सीरियल क्लॉक का काम होता है रफ्तार प्रदान करना। जो डाटा कम्युनिकेट करेगा सीपीयू से ऑडियो पीए और ऑडियो पीए से सीपीयू को, तो इनको टाइमिंग और रफ्तार प्रदान करने का काम होता है सीरियल क्लॉक का। अगर तय वक्त में, अगर तय वक्त में कम्युनिकेटिंग डाटा यानी कि एक्नॉलेजमेंट डाटा सीपीयू के पास नहीं पहुंचा, एक से अगर 5 माइक्रोसेकंड का देरी हो गया, तो सीपीयू उस एक्नॉलेजमेंट को रिजेक्ट कर देगा। जिसके वजह से दो कारण होगा, तुम्हारा सेट कंप्लीटली रीस्टार्ट कर जाएगा या तो ऑडियो बनना बंद हो जाएगा। तो जितना अहमियत डाटा लाइन में है उतना अहमियत क्लॉक लाइन में भी है, क्योंकि क्लॉक जो है वो टाइम स्लॉट को प्रदान करता है। टाइम स्लॉट को प्रदान करने के साथ साथ उस डाटा को ले जाने के लिए और ले आने के लिए ये रफ्तार भी प्रदान करता है। और इन दोनों को हम रजिस्टर के माध्यम से पुल अप कराते हैं, ताकि इनमें अगर कोई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होगा तो जो डाटा, जो कम्युनिकेटिंग होगा, तो वो सही से हो पाएगा। कभी कभी एससीएल और एसडीए में आउट से यानी कि बाहर से इसको पुल अप कराया जाता है, कभी कभी ये आईसी के अंदर इनबिल्ट होता है। इसीलिए एसडीए और एससीएल में खाली जीआर देखने से नहीं होगा, इसमें 1.8 वोल्टेज को भी देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? दोनों पे, दोनों पे मिलेगा? दोनों पे, दोनों पे तुम्हें वोल्टेजेस भी मिलेगा। अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इस रफ्तार तुम्हारा घट जाएगा। मसलन ऐसे समझो, तुम आसाम से महाराष्ट्र के लिए निकलोगे और बोलोगे मैं पैदल जाऊंगा, तो गया ना, साल भर बीत जाएगा तुम्हें पहुंचने में। अच्छा, ये वोल्टेज जो 1.8 दोनों पे मिलेगा, ये हम जब ऑडियो प्ले करेंगे फोन में? हाँ, जब कम्युनिकेशन होगा तभी इसमें होगा ना, बगैर कम्युनिकेशन का तो नहीं होगा ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर या तो हम ऑडियो प्ले करके चेक कर लें, नहीं, ऐसा है, और ऐसा है, अगर आउट सोर्स से बनाया गया है, पुल अप बनाया गया है, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हें हर वक्त वोल्टेज मिलेगा। अगर ये आईसी में इनबिल्ट है, ये तब बनेगा जब इसमें कम्युनिकेट करेगा।
क्लियर? नहीं, क्वालकॉम चिपसेट है तो उसमें तो पावर से पुल अप कराएंगे। तो ये जब बूट करेंगे, बूट होने के बाद में मतलब पावर जब डिस्प्ले ऑन होगी तब मिलेगा या स्लीप मोड में भी मिलेगा? देखो, मैंने दो तरह का चीज तुम्हें बताया। एक होता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। हमने कई बार पढ़ा है क्लास में, ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन, इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि यथास्थिति बजाय रखना। कहने का मतलब ये है, जब तक जरूरत नहीं है तब तक वोल्टेज बनेगा नहीं, जब जरूरत है तब वोल्टेज बनेगा। अगर ये वोल्टेज डायरेक्ट आईसी से इनबिल्ट होता है, जब हम एक्सटर्नल में करते हैं तो एक्सटर्नल में ये वोल्टेज हमारा बन जाता है, और इस तरह का वोल्टेज को हम कहते हैं ऑलवेज ऑफ वोल्टेज। क्या कहते हैं? ऑलवेज ऑफ वोल्टेज। ऑलवेज ऑफ का मतलब क्या होता है? ना सिस्टम ऑन हुआ, सिस्टम ऑन हुआ, ऑन होने के बाद ये अवेलेबल हो जाएगा। और नहीं, कम से कम जब ऑडियो हम प्ले करेंगे तब, ऑडियो प्ले करके चेक करेंगे तब तो मिलेगा। 100% मिलेगा। मैं अगर नहीं तुम्हें मिला तो मैं गड़बड़ है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैंने 2 बार तुमको बताया कि अगर अगर ये एक्सटर्नल पुल अप हुआ है, तब जब तक सेट ऑन है तब तक ये वोल्टेज मिल जाएगा। ऑडियो प्ले करो या ना करो, अगर ये आईसी से इनबिल्ट है, जब तक तुम ऑडियो प्ले नहीं करोगे तो इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? नहीं, एक्सटर्नल दिया जाएगा तो वो किसी न किसी, या तो किसी न किसी कन्वर्टर से या किसी न किसी मॉसफेट से तो दिया ही जाएगा। अरे भैया सुबोध, सीपीयू के पास कोई वोल्टेजेस नहीं होता है। सीपीयू के पास कोई वोल्टेजेस नहीं होता है। सीपीयू जब पीएमयू से वीआईओ 1.8 वोल्ट लेता है, तभी इस वोल्ट को वो कई एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही वोल्टेज को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये वोल्टेज तुम्हारा पीएमयू से ही निकलता है, और ये वोल्टेज जब आईसी के माध्यम से गुजरता है तो इन सभी में इनाबुल होता है, इन सभी में इनाबुल होता है। जब इनाबुल होगा तभी ये वोल्टेज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और अगर हम सीधा यहाँ से वीआईओ से लेके यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इस जगह में कनेक्ट कर देंगे, तो जैसे ही सेट हमारा पावरिंग ऑन होगा तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, स्लीप मोड में जाने पर ये वीआईओ भी बंद हो जाता है, और भी जितने भी ऑलवेज ऑफ वोल्टेज होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। स्लीप मोड का काम तो यही है ना, कि बैटरी की खपत को बचाना। जी। तो अगर आईसी के माध्यम से हुआ, at the time of a function this voltage will be generated, otherwise there is no voltage on both 9 and 10 pins। 9 और 10 नंबर पिन में कोई भी वोल्टेज हमको मिलेगा नहीं, अगर इसको एक्सटर्नल पुल अप ना करके सीधा आईसी से किया रहेगा। हम देख लेते हैं ना यहाँ पर, इतना परेशानी क्यों है? तुम सीक्वेंस को पहले समझो। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक सीसी लॉजिक में आया है, और यहां पर हम देखते हैं क्या, ये I2C से सीधा ये वोल्टेज निकल रहा है। I2C से सीधा ये लाइन निकल रहा है, यानी कि ये आईसी के माध्यम से बन रहा है। तो इसमें जब तक हम ऑडियो प्ले नहीं करेंगे तब तक इसमें वोल्टेज नहीं बनेगा। क्लियर? क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर हुआ?
जी 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 जी। आज जैसे कि ये पीए हमारा जो है ये सही है, सारी रिक्वायरमेंट इसकी सही है, तो अगर ये पीए चेंज करने के बाद में भी ऑडियो नहीं बजा हम्म। तो क्या हम पीएम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, अभी हमें और भी कुछ चीजें देखना है। फिर वहां से तुम तय करोगे तुम्हें पीएम चेंज करना है या नहीं करना है। पहले हमने क्या देखा, इसको प्राइमरी वोल्टेज मिल गया, इसको ग्राउंड मिल गया, इसको पावर ग्राउंड मिल गया। ये सोया था, जग के बैठ गया। बैठने के बाद इसने पूछा, मैं तो सोया था, मुझे तुम लोगों ने क्यों जगाया? अब मुझे काम बताओ, मुझे क्या काम करना है। तो सीपीयू बोलता है, भाई तू तो ऑडियो पीए है, तो तेरा काम है कमजोर ऑडियो को ताकतवर बनाना। तो तुम वही काम करो ना। तब वो कहता है, मुझे पहले तो ऑडियो सिग्नल तो दे दो। मुझे ऑडियो सिग्नल दोगे तभी तो मैं इसको बढ़ाऊंगा। समझ में आया ना? जी तो इसके बाद इस आईसी को 8 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों पिन के माध्यम से ऑडियो सिग्नल पी एंड ऑडियो सिग्नल एन, यानी कि पेयर में इसको भेजा जाता है, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसको अफेक्ट ना कर सके, इसको अफेक्ट ना कर सके। इस वजह से इसको दो ऑडियो सिग्नल, एक पॉजिटिव के रूप में और एक नेगेटिव के रूप में, दो ऑडियो सिग्नल अलग अलग इस आईसी को 8 नंबर और 7 नंबर पिन पर दिया जाता है। जब यही ऑडियो सिग्नल पावर आईसी से बनके तुम्हारा इस ऑडियो आईसी के अंदर आता है, तब पीए बोलता है, चलो ठीक है, तुमने मुझे ऑडियो दे दिया है, अब मेरा काम है इसको बूस्ट करवाना, इस ऑडियो को बूस्ट करवाना। ठीक है। तो इससे पहले ये क्या करता है ना, उस ऑडियो के लिए एक एडाप्टिव वोल्टेज को जेनरेट करता है, एक एडाप्टिव वोल्टेज को जेनरेट करता है। और यहां से 18 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर का काम शुरू होता है। यहां से 17, 18, 19 नंबर पिन का काम शुरू होता है, ताकि अगर हम एडाप्टिव वोल्टेज नहीं बनाएंगे तब ऑडियो बढ़ने पर इसका रिक्वायरमेंट वोल्टेज घट जाएगा, और रिक्वायरमेंट वोल्टेज अगर घट गया तब ये ऑडियो को सही से ट्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस आईसी के अंदर एक प्रोविजन है, जो प्रोविजन के तहत ये इस भी सिस्टम वोल्टेज को और भी ताकतवर बना के इस आईसी के अंदर ऑडियो को एम्पलीफाई करने में प्रोवाइड करता है। और इसमें एक कैपेसिटर का इस्तेमाल हुआ है, जिस कैपेसिटर को हम वीवीएसटी या बूट स्ट्रैप कैपेसिटर या बूट कैपेसिटर कहते हैं। तो ये क्या काम करता है ना, ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अभी जरा तुम सोचो, एक बात मैं तुम्हें बताता। अगर तुम्हें 1000 वाट का एक इंडक्शन कुकर को चलाना है, एक 1000 वाट इंडक्शन कुकर को तुम्हें चलाना है, तो क्या मोबाइल में जो जंपर वायर होता है, उस वायर के माध्यम से हम करंट देंगे तभी हमारा चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? इसके पीछे की राज क्या है? उसकी क्षमता नहीं है इतना वोल्टेज करंट लोड लेने की। वोल्टेज तो तुम्हारा कांस्टेंट है, वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होगा। अगर जंपर वायर के माध्यम से भी दोगे तब भी 220 वोल्ट आएगा। अगर तुम माइक्रो जंपर वायर के माध्यम से दोगे तो भी 220 वोल्ट आएगा। लेकिन जो करंट की रफ्तार होता है,
यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर घट जाए तो करंट जो है कमजोर पड़ जाता है। और अगर करंट कमजोर पड़ गया तो आगे का जो लोड होता है वो लोड चलता नहीं है। अगर लोड चलने का कोशिश करता है तो वो करंट कम्युनिकेटिंग इंटरफेस को खराब कर देता है। क्लियर है क्या? क्लियर जी। है? तो यहां से हमें एक चीज को समझना है, और वो चीज क्या है कि ये जो इंडक्टर यहाँ पर लगा है, इसको अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी देंगे, यानी कि इसको तेज गति से ऑन ऑफ करवाएंगे, तो इसमें एम्पियर हाई जनरेट होगा। अगर इसको हम सुस्त रफ्तार में इसको ऑन ऑफ कराएंगे तो इसमें एम्पियर घट जाएगा और वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ने पर क्या हमारा जंपर वायर में इंडक्शन चलेगा? नहीं ना। तो नहीं। इंडक्शन कुकर को चलाने के लिए जैसे एम्पियर को हमें बढ़ाना पड़ता है, और एम्पियर क्या होता है? एम्पियर द थिकनेस ऑफ द वायर, तार का मोटाई को हम समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने तुम्हें समझाया। अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन करूँ तो ये अलग चीज हो जाएगा। मैथमेटिकल डेरिवेशन में जितने नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अगर हम एक पतला तार देंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम रहेगा, देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिसके वजह से करंट की रफ्तार जो है वो घट जाएगा। इसीलिए अगर एक मोटा तार का हम इस्तेमाल करते हैं तो मोटा तार में ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि करंट की रफ्तार को बढ़ाता है। तो उसी हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी जो कि स्विचिंग के माध्यम से बनता है, अगर वही फ्रीक्वेंसी हम तेज गति से कराएंगे, यानी कि बहुत तेजी से इसको ऑन ऑफ कराएंगे, तो इसमें एम्पियर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा एम्पियर प्रोड्यूस हुआ तो तेज आवाज होते वक्त यही एम्पियर उसको मदद करेगा, जिसके वजह से आवाज में कोई कटा फटा या डिस्टोरेशन नहीं होगा। तो ये जो बोट कैपेसिटर होता है, ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके इंडक्टर के माध्यम से करंट को कंट्रोल करता है। अब सवाल ये है कि इस बोट कैपेसिटर को कंट्रोल कौन करता है? इस कैपेसिटर कब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, कब एस फ्रीक्वेंसी? सी आर एस सी एल एस डी एस डी एल एस सी एल एस डी ए। तो एससीएल एसडीए को कैसे पता चलता है कि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी घटाना है? उसको कैसे पता चलता है? यूजर से। यूजर जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से वॉल्यूम को रेज करवाता है तो उस टाइम सीपीयू को पता चलता है कि हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है या घटाना है। जब हम रेज करेंगे तो यह फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, जब हम स्लो करेंगे तो यह फ्रीक्वेंसी को घटा देगा। अब सवाल यह है कि बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर हमारा इंडक्टर हाई करंट क्यों प्रोड्यूस करता है? क्यों वो तो प्रोड्यूस रिक्वायर करता तो है? करेगा, वो तो करेगा ही, मजबूरी है उसकी। जब हम नहीं, वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा मांग रहे हैं, ऑडियो ज्यादा मांग रहे हैं, तो वो तो बढ़ाएगा ही, वो तो इसलिए बैठा ही है। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें से भी थोड़ा सा पेंच है। देखो, अगर ऐसे समझो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर तुम्हें ये चीज को भी समझना पड़ेगा। अब जरा गौर से देखो, अगर हमारा ऑडियो स्लो है तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है? अब इसमें अगर हम देखें परसेंटेज क्या है, यहां पर
यहां से अगर हम एम्पलीट्यूड को लेते हैं, सॉरी, वेवलेंथ। वेवलेंथ को लेते हैं, तो इसमें वेवलेंथ ज्यादा होता है, यानी कि एक पीक के बाद एक डाउन आने में टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पर फॉल और राइज का जो टाइम होता है वो बदल जाता है। अगर इसी चीज को अगर इसी चीज को हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, इस तरह कर देते हैं, तो इसमें राइज फॉल की टाइमिंग जो है वो बढ़ जाता है। जब राइज 90% फॉल 10% होता है, जब राइज 93% फॉल 7% होता है, तभी ये इंडक्टर हाई करंट प्रोड्यूस करता है। इसलिए स्विचिंग का रफ्तार जब ज्यादा होता है तो हाई करंट प्रोड्यूस होता है, और जब फ्रीक्वेंसी का रफ्तार कम होता है तो इसमें लो करंट पैदा होता है, जो कि हमारे स्लो साउंड के वक्त काम में आता है। यहां तक समझ में आ गया क्या? मैं समझू यहां तक तुम समझ चुके हो? बोलो। हाँ, कुछ आईसी ऐसी होती हैं, इसमें कुछ आईसी ऐसी होती हैं जिसमें WCD 9370 लगी होती है, वहां पे ये जो BST कैप होता है वो NC होता है, वो कनेक्टेड ही नहीं होता है। ऐसा तो फिर है। उसमें उसमें फिर क्या WCD से कोई फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करती है इसको, ऑडियो वही पीए को? वही कह रहा हूं, ऐसा होता है। किसी में एक्सटर्नल होता है, किसी में इंटरनल होता है। वो आईसी को तुम डाटा शीट में जाके देखोगे तो 100% उसके अंदर ये कैपेसिटर लगा रहेगा। समझ में आया ना? चलो, यहां तक तो हमने पूरी तरह से समझ लिया ना। अब तो हमारा ऑडियो बन जाएगा। अच्छा, जो INN INP है ये पावर से आएगा? हाँ, अभी हम दिखाएंगे ना तुमको। हमें मुझे बताओ, बस सिर्फ इतना बताओ। SCL SDA मिल गया, ऑडियो इनपुट हो गया, करंट मिल गया, बूटस्ट्रैप काम करने लग गया, तो क्या अब ऑडियो निकल जाएगा? भी कैसे निकल जाएगा? अभी उसका आउटपुट में जो वो सारे कैप वगैरह और वो कॉइल लगेगी तभी तो वो होगा। नहीं, सब लगा है ना। मैंने पूछा, ये सारा होने के बाद ये बन जाएगा ना, ऑडियो आउटपुट बन जाएगा ना? नहीं, वो पावर से INN IP भी तो चाहिए। अरे पहले ये तो बताओ कि ये सारा कांड इसने कर लिया, सीपीयू को पता है क्या? अब फिर सॉफ्टवेयर का एक वो भी तो चाहिए, क्या नाम, एक्नॉलेजमेंट डेटा। वो नहीं, यहां से सीपीयू इसको रीसेट करेगा। रिसेटेन। हाँ, सीपीयू इसको रीसेट करेगा। जब सीपीयू कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑडियो आई से यहाँ स्विचिंग कर दिया, रेगुलेट वोल्टेज बना दिया, और ऑडियो इनपुट हो गया, सब कुछ सही है, तब जाके ये आउटपुट बनेगा। जब तक ये ऑडियो रीसेट नहीं होगा, पीए जब तक रीसेट नहीं होगा, तब तक तुम्हारा कोई भी आउटपुट नहीं बनेगा। तो सारा कांड हो जाने के बाद एक बार सीपीयू इस पीए को रीसेट करेगा। जब रीसेट करेगा तो दोबारा से इन सारे वोल्टेजेस को, सारे सेक्शन को वो दोबारा जिंदा करेगा। तब वो बोलेगा हाँ, सब कुछ सही है, अब जवान आगे बढ़ो। आई बात समझ में? रिसेट एन पे हमें कोई वोल्टेज मिलेगा? 100% 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर जीरो मिला तो राम नाम सत्य है। 1.8? हाँ, जब ये ये जीरो जो वन होता पॉइंट है। एट DIO लाइन का 1.8 18 होता है, हो सकता है वही मिले, या हो बिल सकता है इसका रिसेट वोल्टेज अलग अलग से बनता हो, रिसेट एन। हम देख लेंगे ना, ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। ये तो हमने तुम्हें ऑलरेडी सारा चीज तुम्हें बता दिया। अब जरा देख लो। हमने SCL SDA को देख लिया। अभी लाइन आउट P, लाइन आउट N, यानी कि जो असली इनपुट और ऑडियो लाइन होता है, ये कहाँ से आता है? ये पावर आईसी से आता है। देखो ये कहाँ है, ये कौन सा आईसी है? MT 6358। और कहाँ से निकल रहा है? ऑडियो आउटपुट से।
ये ऑडियो आउटपुट से निकल रहा है। लाइन आउट। हाँ, लाइन आउट बी, लाइन आउट एन, और ये असली इनपुट होता है। और ऑडियो जो होता है वो एक सिग्नल होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी होता है, और ये एसी के रूप में होता है। जब इस आईसी से वो निकलता है तो इसमें डीसी करंट भी होता है। अगर वही डीसी करंट ऑडियो पीए को मिल जाए तो ऑडियो पीए डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑडियो में सरसराहट पैदा होगा। इसलिए जब ये लाइन यहां से निकलता है तो दो कैपेसिटर से वो गुजरता है, और कैपेसिटर का प्रकृति तुम्हें पता है कि वो एसी को तो पास कर देता है लेकिन डीसी को वो पास करता नहीं। तो इस ऑडियो आईसी, ऑडियो आउटपुट यानी कि पावर आईसी में इस लाइन में अगर कोई डीसी वोल्टेज होगा, उस डीसी वोल्टेज को खत्म करके सिर्फ प्योर ऑडियो सिग्नल को ये उस ऑडियो पीए के अंदर भेजेगा। देखो यहां पर कैपेसिटर का इस्तेमाल हुआ है ना, कैपेसिटर सीरीज में लगा है ना यहाँ पर। जी। तो जब भी तुम्हारे मोबाइल में ऑडियो, कोई भी कुछ भी ऑडियो नहीं आ रहा है और तुम्हारा सारा वोल्टेजेस, डाटा क्लॉक, सब कुछ सही है, ऑडियो तुमने आईसी को भी चेक कर लिया ये भी सही है, फिर भी तुम्हारा ऑडियो नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले ऑडियो सेक्शन में जब भी तुम काम करोगे, सबसे पहले इन कैपेसिटर को चेक करोगे। सबसे पहले ये दो कैपेसिटर को चेक करोगे, क्योंकि यही कैपेसिटर जो है वो ऑडियो सोर्स होता है। अगर तुम्हारे पास सोर्स ही नहीं होगा, मान के चलो तुम्हारे जेब में 100 रुपया पड़ा है और मैंने बोला कि भाई सुबोध मेरे को 500 रुपया दो, क्या तुम दे पाओगे? दे पाओगे मुझे? मैं क्या पूछा, तुम दे पाओगे क्या? नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स ही नहीं है। जब सोर्स ही नहीं होता है तो आउटपुट कहां से होगा? इसलिए ऑडियो ट्रैक का, ऑडियो सिग्नल का ये सोर्स होता है, और यही सोर्स जब इस आईसी के पास पहुंचता है तभी जाके ये इसको एम्पलीफाई यानी कि वर्धित करता है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है। तो अगर कोई भी ऑडियो तुम्हारे आवाज नहीं आ रहा है तो सिंपली तुम सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर को चेक करोगे। अगर कैपेसिटर सही है फिर तुम ऑडियो ट्रैक में जाओगे। कहां जाओगे? कहां जाओगे? ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक कहाँ होता है? बड़े ऑडियो ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक सीपीयू और पावर आईसी के बीच में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाट। DAT। डाट का मतलब क्या होता है रोहित कुमार? रोहित कुमार, रहो। डाट। डार्ट। हाँ, डाट का मतलब क्या होता है? तो अभी जो चार्जिंग है नए में डार्ट करके आ रहा है वैसे ही बोल रहे हैं क्या, अलग है कुछ? अरे नहीं रे, डाट बनेगा तभी तो तुम्हारा ऑडियो आउटपुट होगा। जब डाट ही नहीं बनेगा तो ऑडियो आउटपुट कहां से होगा? और ये डाट कौन सा होता है? डाट होता है डिजिटल ऑडियो ट्रैक। डिजिटल ऑडियो ट्रैक। जरा गौर से देखो, ये क्या लिखा है, जरा पढ़ लो। ऑडियो इंटरफेस में जरा पढ़ो तो क्या लिखा है। मीसो मोसी, मीसो मोसी। उसके नीचे क्या लिखा है? डीएटी। डैट। हाँ, ऑडियो क्लॉक मोसी। ऑडियो डीएटी मोसी। ऑडियो डीओटी मोसी। फिर सिंक्रोनाइज मोसी। उसको मत पढ़ो, डाट सिर्फ देखो, डाट है कि नहीं। अच्छा, H11 और J9। हम्म।
तो ये जो डाट होता है इसको सिंपली कहा जाता है डिजिटल ऑडियो ट्रैक। जब यही सीपीयू प्रोड्यूस करके इस आईसी को देगा तभी इसमें से ऑडियो आउटपुट होगा, उससे पहले ऑडियो आउटपुट नहीं होगा। अगर नहीं 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 नहीं, जैसे मेरे पीए की रिक्वायरमेंट मैंने चेक कर लिया वहां पे, अभी वहां पे रिक्वायरमेंट ठीक है, तो फिर मुझे ये सारी जो सीपीयू से लाइनें हैं, ये क्लॉक, मीसो, मोसी, क्लॉक, डाट, ये सब ऑडियो सेंस, मोसी, ये सारी चीजें सीपीयू से और पावर का सेक्शन चेक करना पड़ेगा फिर। देखो मजेदार बात यह है, 90% केस में डाट लाइन तुम्हारा खराब नहीं होता है। जैसे हमारे संविधान में रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होता है, तो ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होता है। किसी मोबाइल अगर तुम्हारे पास बहुत जगह से घूम के आया है फिर भी तुम्हारा ऑडियो कोई नहीं बना पाया, तभी जाके तुम्हें इस डाट लाइन को चेक करना है। उससे पहले डाट लाइन की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर किसी में ऑडियो नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तुम एक काम करो, उन दोनों कैपेसिटर को चेक करो जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी को लेकर ऑडियो पीए में पहुंचाते हैं। अगर बहुत रेयर केस हुआ तभी जाके तुम डाट लाइन में आओगे, उससे पहले तुम्हें डाट लाइन में जाने की जरूरत नहीं। क्लियर है क्या? ठीक है, ये तो हमारा सीपीयू का ऑडियो इंटरफेस हो गया। अभी ये ऑडियो इनपुट, पावर पावर को भी कुछ ऑडियो इनपुट चाहिए। पावर ही तो ऑडियो बना के देता है, क्योंकि पावर आईसी के अंदर तो ऑडियो सेक्शन बना हुआ है ना। पावर आईसी तुम क्यों समझते हो? ये पावर आईसी एक कम्बो आईसी है। ये 4 तरह का आईसी का एक सम्मिश्रण है। इस पावर आईसी के अंदर ऑडियो आईसी बना हुआ है, तभी तो ये ऑडियो बना के दे रहा है ना। ये गुरुजी, ये लाइनें कहाँ से आ रही? K1 L1 L4 L3? कहा तुमने क्या पढ़ा? मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ऑडियो इनपुट में K1 और L1 L4 L3, चार्ज पंप के अपोजिट, जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है। ओहो, ऑडियो इनपुट में तुम देख रहे हो? जी। अरे माइक है ना तुम्हारा, माइक से तो इनपुट होगा ना। माइक से क्या होगा? इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? इनपुट। हाँ, Right. तो आगे तो बढ़ो। ये आगे, माइक का इनपुट है। हाँ वो माइक का इनपुट है। और यहां से गौर से जरा तुम देखो, तुमने लाइन आउट पी, लाइन आउट एन, ये दोनों को देख लिया, जो कि आई एन एन और आई एन पी के नाम से है, इनपुट नेगेटिव इनपुट पॉजिटिव, लेकिन बाहर ये लिखता है लाइन आउट। तो गलती से गलती मत करना, ये मत समझना कि यहाँ से ऑडियो बनता है, नहीं, यहाँ से ऑडियो घुसता है। ठीक है, यहाँ से ऑडियो घुसता है, ऑडियो बनता नहीं है। चलो, यहां पर इसने लिखा है 47 एनएफ का कैपेसिटर लगाया गया है। अगर तुम्हें 47 नहीं मिल रहा है तो यहां इसने सब्स्टिट्यूट दिया है कि तुम 68 एनएफ का लगा सकते हो। यह नहीं है कि 47 एनएफ नहीं मिला तो हम 200 एनएफ का लगा देंगे या 1 माइक्रोफैराड का लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले से बताया है कि वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हैं, वो नैनो फैराड और पिको फैराड का कैपेसिटर होते हैं, और जो करंट को मेंटेन करते हैं वो माइक्रो फैराड और फैराड में होता है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया क्या? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? मैं समझ गया कि जब दिक्कत ज्यादा हो ऑडियो पीए चेंज करने के बाद भी, तो नहीं, सीधा ऑडियो किसी भी, मीको उसी लाइन को पहले ट्रेस करो
क्योंकि ज्यादातर यहीं पे दिक्कत आ जाती है। देखो मैं तुम्हें पहले से क्लैरिटी कर दूं, किसी भी मोबाइल में अगर तुम काम करते हो तो किसी भी सेमीकंडक्टर चिप को छुओ मत, बिल्कुल टच मत करो। सबसे पहले इन कंपोनेंट्स को चेक करो, सबसे पहले इन कंपोनेंट्स को चेक करो। अब जरा सोचो, यहां पर टेस्ट पॉइंट दे रखा है, अब तुमने टेस्ट पॉइंट का ही इस्तेमाल नहीं किया, तो जब पीए रीसेट नहीं होगा तो कोई भी आउटपुट नहीं बनेगा। तो इस टेस्ट पॉइंट में तुम्हें मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज, यहां पर 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, ये टेस्ट पॉइंट है। अगर इस आईसी के पास चलते हैं तो ये यहां पर ये टेस्ट पॉइंट दे रखा है, देखो ये टेस्ट पॉइंट दे रखा है। इस टेस्ट पॉइंट में सबसे पहले 1.8 वोल्टेज का चेक करो, समझ में आया ना? जब यही नहीं बनेगा तो कतई ऑडियो तुम्हारा बनेगा नहीं। ये थोड़ा दिमाग मेरा मीसो मोसी वाला पहले जाता तो वो मोटरोला सेट हमसे वापस नहीं आता, क्योंकि मैंने दिमाग ही नहीं लगाया सेन ऑडियो सेंस वगैरह मीसो मोसी आउट ये। अब हम्म। कहीं ना कहीं उसमें ही दिक्कत थी, क्योंकि और तो मैंने सब चेक कर लिया था उसका। मैंने तुम्हें कहा था भी, सुबोध, दैट लाइन को चेक कर लो, मैंने तुम्हें कहा था भी, मगर वो तुम। आपने कहा था कि ऑडियो और वो पावर और सीपीयू का वो इतना समझ में ये पता ही नहीं था कि हाँ, जबकि मिश्रा ने इस बात को एक वीडियो में क्लियर भी किया है कि मास्टर आउट नहीं कर रहा है 6357 सीआरबी ओप्पो A54 में। लेकिन वो दिमाग ही नहीं गया वहां पे कि इसका सिंक्रोनाइजिंग भी चेक कर लें इसकी। एक जरा पानी पी लूं मैं। वो हमको तो यही मालूम, कॉइल चेक कर लो, थोड़ी बहुत बीपीएच बूस्ट कॉइल चेंज करके देख लो, ऑडियो पीए चेंज करके देख लो। नहीं 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 नहीं, हर वक्त तुम्हें ध्यान रखना है कि बेसिक फंडामेंटल्स तुम्हारे पास होना चाहिए, और यही गुरु जी, फंडामेंटल्स सभी में काम हेलो। करता है। बोल मिस्टर प्रफुल्ल कुमार। गुरु जी, उसका सीक्वेंस थोड़ा बता दीजिए कि जैसे एलसीडी का सीक्वेंस बताया था। मैं नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी सीक्वेंस बता चुका हूं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बता बता दीजिए, बता चुका हूं। क्या सुबोध, बताया है कि नहीं बताया है? बोलो। काहे का? 100% मैंने सीक्वेंस तुमको बताया ना। आते हैं यहां पर, मैंने क्या कहा? वीडीडी मिला, ग्राउंड मिला, एक्टिव हुआ, पहला केस सीक्वेंस नंबर 1। जग गया, पूछा मुझे क्या करना है, SCL SDA सीक्वेंस नंबर 2। जब इसने पूछा जी। तो इसने बोला कि भाई तू तो ऑडियो आईसी है, और क्या तू दही मतने का काम करेगा, तू ऑडियो को बढ़ाने का काम कर। तो उसने बोला पहले तो मुझे ऑडियो सिग्नल दो, तो लाइन आउट P, लाइन आउट N, सीक्वेंस नंबर 3। अच्छा। जब इसको सिर मिल गया तो इसने बोला कि भाई ऑडियो को बढ़ाना घटाना है तो मुझे अडेप्टिव वोल्टेज चाहिए। तो इसने 18 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर के माध्यम से यहां पर अडेप्टिव वोल्टेज को बनाया। सीक्वेंस नंबर हम्म। 4, सीक्वेंस नंबर 4। अब सारा कुछ जी बन जी। गया, सारा कुछ बन गया, तो सीपीयू बोलता है अबे तुमने बनाया, इसकी क्या गारंटी है, प्रमाण क्या है, मेरे को बता तुमने बनाया। चल मैं एक बार रीसेट करके देखता हूं दोबारा तेरा बनता है कि नहीं बनता है। तब सीक्वेंस नंबर 5 में ऑडियो पीए रीसेट हो गया, सीक्वेंस नंबर 5 में ऑडियो पीए रीसेट हो गया, और रीसेट होने के बाद जब दोबारा वोल्टेज चालू हुआ तब सीपीयू यकीन किया कि हाँ भाई तेरा सब कुछ सही है। अब मैं तुम्हें परमिशन दे देता हूं, इस ऑडियो को तो आउटपुट कर। तो सीक्वेंस नंबर 6 में कौन आया? VOP एंड VON, वॉइस आउट पॉजिटिव एंड वॉइस आउट नेगेटिव। इससे पहले क्या था? ऑडियो इनपुट पॉजिटिव एंड ऑडियो इनपुट नेगेटिव।
यहाँ पर था ऑडियो, यहां से निकला वॉइस। ठीक है। समझ में आया? हम्म, सीक्वेंस से समझ जी में जी आया प्रफुल्ल कुमार साहू? जी सर, जी सर। तो तुम अगर ऐसे क्लास में सोए रहोगे, मैं तो सीक्वेंस के हिसाब से ही तुम्हें बताते रहता हूं ना। गुरु जी अभी क्लियर हो गया ना, मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था चलो, तो जब रीसेट आपके। हो गया, जब रीसेट हो गया, तो यहां से वीओपी और वीओएन के माध्यम से वॉइस आउट हुआ। इस वॉइस में भी डीसी वोल्टेज रहेगा। इस वॉइस कितना वोल्टेज रहेगा उसमें? क्या, इसमें 1.8 उसमें से, वोल्टेज कितना आएगा अरे चालू होते समय? 1.8 से 2.8 वोल्टेज आएगा। तो इस वोल्टेज, अगर यही डीसी वोल्टेज स्पीकर में जाएगा, तो स्पीकर में डिस्टोरेशन पैदा होगा। तो स्पीकर में डिस्टोरेशन पैदा ना हो, तो यहां पर दो लीनियर इंडक्टर का इस्तेमाल इसने किया है। दो लीनियर इंडक्टर का इसने इस्तेमाल किया है, ताकि ऑडियो जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। इसमें डीसी वोल्टेज ना जाके ओनली वॉइस का जो सिग्नल है, वो वॉइस का सिग्नल निकल के स्पीकर के पॉजिटिव और स्पीकर के नेगेटिव में पहुंचेगा। जैसे जैसे इधर ऑडियो इनपुट होगा, उसी हिसाब से तुम्हारा वॉइस आउटपुट होगा। गुरु जी, गुरु जी जो नॉइज होता है कभी कभार सेट में नॉइज होता है, स्पीकर तुम चेंज दो तीन भी कर लो, वही नॉइज ही होगा वो। देखो, स्पीकर से नॉइज पैदा नहीं होता है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। उसका काम होता है, जो इनपुट है उसको वो प्रेजेंट करेगा। जब इनपुट में नॉइज होगा तभी आउटपुट में नॉइज होगा। अगर आउटपुट में ये जो लीनियर इंडक्टर 220 ओम्स का दो लगा है, 100 मेगाहर्ट्ज का है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का है। अगर इन इंडक्टर तुम्हारा खराब हो गया और तुमने निकाल के इसको जंपर कर दिया, तो इसमें सैचुरेटेड डीसी वोल्टेज जाएगा, और सैचुरेटेड डीसी वोल्टेज जाने के बाद ये क्या करेगा, स्पीकर में तरह तरह का अलग अलग आवाज को क्रिएट करेगा। इसीलिए जब हम्म। भी ये इंडक्टर खराब हो जाए, तुरंत निकाल के फेंक के इसको डायरेक्ट कर देना। क्या यही है ना? नहीं तो यहां तो आर लिखा है 220 ओम्स, तो 220 ओम्स का दो रजिस्टर लगा दो। क्या भाई साहब, प्रफुल्ल कुमार? जी गुरु जी, इंडक्टर के जगह रजिस्टर लगाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूं ना, यहाँ 220 आर लिखा है ना। हाँ। हाँ, 220 आर मतलब 220 ओम्स, इसको निकाल के रजिस्टर लगा देंगे। क्या? रजिस्टर कैसे ये लगेगा गुरु जी? वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, और तुम मुझे ही सवाल कर रहे हो। तो इस रजिस्टर का काम होता है फ्लो ऑफ करंट को रोकना। इंडक्टर का काम होता है फ्लो ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी को और अनसैचुरेटेड फ्रीक्वेंसी को रोकना। तो जब इंडक्टर खराब हो जाए, तो 100% उसके जगह में इंडक्टर लगाओगे, तभी जाके तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर आवाज बनेगा, वरना डिस्टोरेड आवाज बनेगा। यहां पर लेकिन साक्षात एनएफ का दो कैपेसिटर लगाया गया है। अगर इन कैपेसिटर में कोई लीकेज कंडीशन बन जाए या शॉर्टिंग कंडीशन बन जाए, तब भी तुम्हारा डिस्टोरेड आवाज आउटपुट में मिलेगा। बोल सुबोध, क्या बोल रहा था? कीपैड मोबाइल में तो हमने रजिस्टर लगे हुए देखे हैं। अरे वो रजिस्टर जैसा दिखता है, वो रजिस्टर नहीं होता है। यहां पर भी तुम्हें देखो कैसे दिखता है, ये कैसे दिखता है, ये कैसे दिखता है, रजिस्टर जैसे दिखता है ना। जी। हाँ, कीपैड में उसका छोटा साइज लगा हुआ है, हाँ, वो रजिस्टर। मैं छोटा रजिस्टर नहीं। छोटा लगे बड़ा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों इंडक्टर है, देखने में रजिस्टर जैसा है। और अगर तुम्हें बेसिक फंडामेंटल्स मालूम नहीं है, तो तब तो तुम इसको समझोगे ना, ये दो रजिस्टर लगा है। अगर तुम्हें इसके बारे में ज्ञान मिल गया है, तो कोई सर को तुम्हारे पकड़ के अगर दीवार में ठोक दे, बोलेगा कि इसको रजिस्टर बोल, तब भी तुम बोलोगे नहीं, ये रजिस्टर नहीं है, ये इंडक्टर है। क्लियर? गुरु हम जी। बोलेंगे गुरु जी हमें बताए, और इंडक्टर है, हम थोड़ी बताए
गुरु जी, और एक तो पेशेंट का और एक तो सिम्टम, वही ऑडियो को लेके और एक तो सिम्टम आता है। तुम जितने बार भी वो स्पीकर लगा वो कट जाता है अपने आप। यही तो मैंने क्यों होता अभी है? अभी तो मैंने तुम्हें समझाया ना। मैंने देर कहाँ किया, मैंने अभी तो तुम्हें समझाया कि इस इंडक्टर के माध्यम से करंट तुम्हारा फ्लो होता है। डीसी यहीं पर ब्रेक हो जाता है, अनसैचुरेटेड करंट यहीं पर ब्रेक हो जाता है, और सीधा यहां से ऑडियो फ्रीक्वेंसी निकल के स्पीकर में जाता है। अगर ये कॉइल खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, तो यहां से डीसी करंट जब जाएगा स्पीकर में, तो तुम जरा सोचो, किसी स्पीकर में एक बैटरी का दोनों पॉइंट को लगा दोगे तब क्या होगा? कट कर जाएगा। कट जाएगा वो। तो अभी समझ में आ गया ना, नहीं आया? आया आया गुरु जी, आया। जी। हाँ, बहुत देर के बाद बोले भैया। जरा बोल दो, मैं जरा सुनना चाहता हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो। बोलो बोलो बोलो। जब वो इसे सो रहा था। नहीं, मैं देख रहा हूँ कब से। कब से देख रहा है? हाँ। मैं नहीं, भी तुम एक तो सवाल करो। मैं भी देख रहा हूं, कौन कब आया, कब से कौन देख रहा है, मैं सभी को देख रहा हूं ना। गुरु जी, मैं कितने बजे आया, ज्वाइन किया, आप बोलिए। अभी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हुआ तुम्हारा आने का। नहीं, आप नहीं देख रहे। मैंने नाइन नाइन 9 बजे में मैंने ज्वाइन किया। क्या बात है, क्या बात है। ये सुबोध, सुबोध। उसमें मेरे में जब कोई ज्वाइन होता है तो मैसेज आ जाता है कि फले व्यक्ति ने ज्वाइन किया। हाँ, तो सबसे पहले आया अभिमन्यु, उसके बाद आया सुबोध, उसके बाद आया पंकज, उसके बाद तुम लोग आए हो। मैं सबको देख रहा हूँ। हाँ। और ये मैं किसी दिन मंडल को पकड़ के उसका गला घोट दूंगा। क्या रे मंडल, मंडल, जी सर। तुम्हारा कोई सवाल बनता नहीं, तुम काम करते नहीं हो क्या? हाँ, करता हूँ थोड़ा बहुत। तो कम से कम तो तुम्हारा भी तो सवाल बनना चाहिए कि गुरुजी मेरे पास ऐसा एक सेट आया था, मैं ऐसा फंसा था, ये ऐसा ऐसा उसमें प्रॉब्लम था। कभी ऐसा तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं आया है? जो सर, आता था तो आपको आपको मैसेज मैसेज किया था। अरे, च- आपको मैसेज कर रहा था अभी जब आए। यहाँ से अभी यहाँ से हमारा ऑडियो सेक्शन खत्म हुआ। और ध्यान रखना एक बात को मैं यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगे हैं, सभी कंपोनेंट्स का महत्व सबसे ज्यादा है। तो कोई भी कंपोनेंट अगर यहाँ से निकल गया है, खराब हो गया है, तो कंपोनेंट रिप्लेसमेंट करोगे। यहाँ पर कैपेसिटर 6510 और 6511, ये दो बड़े कैपेसिटर लगे हैं। ये कैपेसिटर अगर खराब हो जाए तो साउंड तुम्हारा अचानक बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। ये कैपेसिटर का काम होता है कि अडप्टिव वोल्टेज को, अडप्टिव करंट को स्टेबल रखना। ध्यान रखना, ये कैपेसिटर अगर खराब हो जाए, लीकेज हो जाए, तो ये कैपेसिटर को चेंज ही करना, निकाल के मत फेंकना। अगर निकाल के फेंकोगे तो ऑडियो में ऑटोमेटिक कम ज्यादा होता रहेगा। अगर ये खराब हो गया तो नॉर्मल ऑडियो बनेगा, हाई ऑडियो बनेगा नहीं। ये खराब हो गया तो तुम्हारा आवाज में डिस्टोरेशन आ जाएगा, आवाज में डिस्टोरेशन आ जाएगा। ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा तब भी तुम्हारा आवाज में डिस्टोरेशन आएगा। अगर ये खराब हो गया तो कभी तुम्हारा ऑडियो आएगा नहीं। अगर लीकेज है, शॉर्टिंग है, तो ऑडियो में डिस्टोरेशन आएगा। अगर SCL SGA डाटा तुम्हारा काम नहीं किया तो ऑडियो टोटल तुम्हारा चलेगा नहीं। अगर ये कॉइल खराब हो गया तो नॉर्मल यानी कि स्लो आवाज में तुम्हारा मोबाइल जो है स्लो आवाज करेगा। और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है, ये वाला कैपेसिटर इम्पोर्टेंट कैपेसिटर है। ये वाला C6502, ये इम्पोर्टेंट कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर अगर खराब हो जाए तो लो हाई होगा ऑडियो। अगर 6501 और 6502, ये दोनों कैपेसिटर खराब हो जाए तो ऑडियो में डिस्टोरेशन आएगा। क्लियर? गुरु इनके जी, बारे भी एक सवाल है मेरा। गुरु जी, मेरा एक ही गुरु जी। सवाल है।
रुको ऑडियो को लेकर एक ही सवाल। रुको रुको, पहले रोहित को पूछने दो। प्रफुल्ल थोड़ा रुक हाँ जाओ। रोहित ने बोला। रोहित पूछो, हम्म। क्या पूछ रहे थे? जब जब हम स्पीकर चलाते हैं, स्पीकर चलने के बाद एकदम स्पीकर हीट हो जाता है। इतना हीट होता है कि उसको हाथ में पकड़े भी हम नहीं पकड़ सकते, तब क्या प्रॉब्लम हो रही है? कौन सा आईसी हीट होता है या स्पीकर हीट होता है? स्पीकर। स्पीकर का। जब हम स्पीकर स्पीकर जैसे दो जब। मैं बता देता हूं, तुमने जो सवाल किया हाँ। समझ गया। मैं पहले तुम्हें यह बता दूं, स्पीकर में एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस भाषा में तुम ये समझो कि एक स्पीकर का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। अगर इम्पीडेंस मैच नहीं किया तब तुम्हारा स्पीकर गर्म होगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है, ऑडियो आउटपुट में लगा कैपेसिटर, लगा इंडक्टर अगर खराब हो जाए तो डीसी करंट जाने के वजह से तुम्हारा स्पीकर गर्म होगा। तीसरा कारण, अगर आईसी खराब हो गया है, वो सिग्नल के साथ डीसी करंट फ्लो कर रहा है, तब भी तुम्हारा स्पीकर गर्म होगा। ये तीन कारण के वजह से स्पीकर तुम्हारा गर्म होता है। और कोई सवाल? गुरुजी मेरा एक तो सवाल है। हाँ पूछ। गुरुजी अभी ये जो आप पढ़ रहे हैं वो तो डिजिटल ऑडियो एम्पलीफायर है, और जो एनालॉग ऑडियो एम्पलीफायर रहता है, ऑडियो आईसी, ये उस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम ये ऑडियो डिजिटल ऑडियो आईसी के जगह में एनालॉग ऑडियो आईसी लगा के उसको बाईपास कर सकते हैं? देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा डिजिटल ऑडियो ट्रैक 1K सीपीयू से पावर आईसी के अंदर जो ऑडियो सेक्शन बना है, उस ऑडियो सेक्शन को जब आता है तो वहां से प्रोसेस होकर ऑडियो सिग्नल आउट होके ऑडियो पीए में इन होता है। तो ये होता है तुम्हारा डिजिटल ऑडियो। लेकिन जब हम स्मार्ट ऑडियो की बात करते हैं तो स्मार्ट ऑडियो में क्या होता है कि यही जो डिजिटल ऑडियो ट्रैक पावर आईसी में ना जाकर तो एक अलग से स्मार्ट ऑडियो पीए लगाया जाता है, जिसके अंदर ऑडियो सेक्शन बना होता है। उसमें पावर आईसी में ऑडियो सेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट पीए में ऑडियो सेक्शन होता है। जब स्मार्ट पीए में ऑडियो सेक्शन होता है तो सारा जो ऑडियो ट्रैक जो है ना, वो स्मार्ट पीए के अंदर सीपीयू से डायरेक्ट आते हैं। तुम डिजिटल के जगह में स्मार्ट नहीं लगा सकते हो, स्मार्ट के जगह में डिजिटल नहीं लगा सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? गुरु जी वो मैंने यूट्यूब में देखा था, कोई कोई बोलते हैं कि वो हमने डिजिटल के जगह एनालॉग का ऑडियो आईसी लगा के उसको बाईपास करवा दिया। देखो देखो देखो, वो एक्चुअली स्मार्ट ऑडियो पीए नहीं होता है, वो ही डिजिटल ऑडियो पीए होता है। यानी कि एक में एससीएल एसडीए डाटा होता है, एक में एससीएल एसडीए डाटा नहीं होता है। जब तुम्हें जिसमें एससीएल एसटीएसएल एसडीए, रहता है वो डिजिटल है। हाँ। अच्छा। अच्छा, चलो यहां से मैं इस क्लास की सेशन को खत्म करता हूं। अभी तुम लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो कर लो। गुरुजी कंबाइनर मेरे भाई ने पूछा, कल ऐसे बातचीत हो रही थी तो वो भी मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड स्किल भी ठीक है। हम्म। और बिलाल आकाश के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने ऐसे बातचीत चल रही तो उन्होंने क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन किए थे। बोले कि बीएसएन बीएसपी मेरा जब बन जाता है, जब सारी रिक्वायरमेंट डिस्प्ले की पूरी होती है, अगर बीएसएन बीएसपी बन गया तो समझो सीपीयू का जीपीयू खराब है। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, बीएसपी बीएसएन बनने से मतलब ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि हमारा जीपीयू खराब है। हो सकता है उसका जो पावर से और सीपीयू के लिए कुछ लाइन सिग्नल जा रहे हैं उसमें दिक्कत हो। ये कैसे कह सकते हो बीएसपी बीएसएन बन गया तो जीपीयू सेक्शन खराब है? कोई फिर ऐसे ही बहस होती रही वीडियो तो फिर वो मान गए कि हाँ देखते ऐसा ही ना, ये है। फिर कोड बच्चे। उन्होंने
फिर देखो उन्होंने पूछा कि कंबाइनर क्या होता है। अच्छा, कंबाइनर गुरुजी मेरे दिमाग में था भी नहीं कि कंबाइनर, लेकिन ये तो पता है कि नेटवर्क सेक्शन में यूज होता है। कंबाइनर का मतलब होता है जब कोई कंपोनेंट दो सर्किट को आपस में कंबाइन करता है यानी कि जोड़ता है, तो उस कंपोनेंट को कंबाइनर या कपलर कहा जाता है। अच्छा, वो उनका कहना यह है कि कंबाइनर 8 लाख का होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कंबाइन किसी भी चीज को हम दो दो तीन मिला के उसको कंबाइनर बोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा है। आजकल के कुछ मोबाइल में ये जो मीपी लाइन है ना, ये एक छोटा सा ड्राइवर के माध्यम से गुजर के आता है। यानी कि मीपी लाइन पहले से डायरेक्ट तुम्हारा एलसीडी कनेक्टर पर आता था। अभी कुछ मोबाइल में उस मीपी लाइन को एक छोटे से ड्राइवर आईसी में दे दिया है, और उस ड्राइवर आईसी से सारे मीपी लाइंस निकल के आते हैं। तो उस ड्राइवर आईसी को लोकल लैंग्वेज में कंबाइनर आईसी कहते हैं। हाँ, देखा है देखा है, कुछ कुछ और मॉडल्स ये में वो नेगेटिव डायरेक्ट में नहीं आ रही है, वो किसी से होके आ रही है। बिल्कुल। अच्छा और अच्छा अच्छा। कुछ? नहीं नहीं। रोहित कुमार, रोहित कुमार, क्लास हाँ क्लास में मजा आ गया तुमको ऑडियो सेक्शन का? हाँ। पूरी तरह से दिमाग शुद्ध हो गया? पूरी तरह से तो नहीं हुआ, वो अरे करना मैं पड़ेगा। मार दूंगा, गला घोट दूंगा अभी तेरा। अब भी बोलेगा अगर पूरी तरह नहीं हुआ तो तेरा गला घोट दूंगा मैं। सर एक बार क्लियर नहीं ना होता है, थोड़ा हम लोग का समझने का पावर थोड़ा कम है। मुझे धीरे धीरे देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा ये समझ में थोड़ा आएगा। प्रैक्टिकल अब एक चाहिए, साथ गुरुजी प्रैक्टिकल। गुरुजी आप जो बोल रहे हो वो सही है गुरुजी। हमें आगे ना कोई ऐसा ऐसे ऐसे डीपली में नहीं समझाया था ना, तो हमारा दिमाग में घुसने के लिए टाइम लगेगा गुरुजी। देखो, तुम एक बार नहीं, कम से कम 5 6 बार अलग अलग कंपनी का ऑडियो सेक्शन को खोल देना, और इस जो जो मैंने बताया उनमें मैच करवाओगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर पूरी तरह से वो सट जाएगा। अब तुम सोचोगे कि मैं यहाँ पर बता दिया, तुमने पढ़ लिया, वीडियो तुम देखोगे नहीं, काम में नहीं लगाओगे, फिर वही करोगे। कोई ऑडियो सेक्शन में खराबी आ गया है, फटाफट गूगल में टाइप कर दिया, यूट्यूब में ढूंढने लगा। अबे यूट्यूब में क्या है? यहाँ तो मैंने तुम्हें खजाना दे दिया, खजाना से निकाल के कभी इस्तेमाल करो ना। हम्म। तो क्या किया जाए? क्लास बारिश को बंद किया जाए, मार्केट डाउन हो रही है।